हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के केमिस्ट्री के अम्ल क्षार एवं लवण धातु अधातु कार्बनिक यौगिक इन 3 चैप्टर को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम चैप्टर 2 से जितने भी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, लगभग 20-25-30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम एक एक क्वेश्चंस के थ्योरी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मैंने पहले चैप्टर से कुछ लिया है जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित कीजिए। पहले आपको इसके सूत्र लिखना है, उसके बाद समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आयरन मतलब होता है Fe। क्या होता है? आयरन मतलब होता है Fe प्लस जल का सूत्र होता है H2। क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड या फिर 3O4 प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समीकरण को बैलेंस करते हैं। रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए, फेरस यानी कि लोहा इधर उत्पाद में 3 है और अब क्या कितना है, 1 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 3Fe। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लिखेंगे तो 4H2O या फिर 3O4 और H2। हाइड्रोजन इधर उत्पाद में कितना है, 2, और अब क्या रख कितना है, 4 दूनी 8। इसे भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 बढ़ा देंगे। तो हम इक्वेशन संतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुआ, 3Fe 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। क्या करना है, समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक तरफ के तत्वों को क्या करते हैं, लिखते हुए चलेंगे। समझ में आएगा कि कौन सा तत्व कितना है। ठीक है, कौन सा तत्व कितना है, अभिकारक और उत्पाद में दोनों में हम क्या करेंगे, देख लेंगे। पहले यहाँ देखेंगे कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कार्बन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो हम गिन लेते हैं, पहले गिनते हैं क्या, कार्बन। देखिए कार्बन कितना है, 6 है, कार्बन कितना है, 6। तो कार्बन को 6 करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, 6। अगर यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 12। ठीक है, अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, 12 1 13 और यहाँ 6 है, 6 2 8, 8 1 9 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लिख देते। क्या लिख देंगे, 6। 6O2 क्या हो जाएगा, 6O2। अब यहाँ 12 हो गया, 12 6 18, 18 1 19 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12 है, हाइड्रोजन कितना है, और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसे 12 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 12 है और 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 12 का मल्टीपल करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा, यहाँ 12 है, इसे भी 12 करने के लिए तो यहाँ कितना करेंगे, 12 कर देते, 6H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6H2 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कार्बन 6, कार्बन कितना है, 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 12, 12 दूना 24, ऑक्सीजन यहाँ 6, 12 12 6 18, 18 6 24, मतलब समीकरण इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार को हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल क्या है, अम्ल, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ है जिनमें H+ उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? H+ तथा जो जल के साथ, किसके साथ? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+ देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? H+। अम्ल का pH मान कितना होता है? pH मान कितना होता है अम्ल का? अम्ल का pH मान होता है 0 से 7 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 7 तक होता है अम्ल का pH मान। और सबसे दुर्बल अम्ल अगर पूछ लिया जाए आपको तो क्या हो जाएगा? HCN। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए अम्ल के गुण समझ लेते हैं। अम्ल गुण क्या होता है? आप लोग सुन लीजिए। गुण अगर हम लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिए। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा H2 गैस निकलती है। अम्ल क्या होता है? धातु से HCl अम्ल है, क्रिया करके क्या करता है? क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण, मतलब ZnCl2 बनाएगा, प्लस क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलती है, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं, Cl2 है यहाँ तो 2 बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। अम्ल अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्या होता है? क्षार से क्रिया करके। अम्ल क्षार मतलब जैसे हो गया HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार हो गया, क्रिया कराएगा तो क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2O। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? नमक और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षार है। क्या है? क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्षार क्या होते हैं? OH जल में घुलकर क्या देते हैं? OH-। इसका pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है? इसका pH मान कहाँ से कहाँ तक हो? 7 से 14 तक होता है। कितना होता है? 7 से 14 तक होता है इसका pH मान, ठीक है। ये क्या कर देता है? ये लाल लिटमस को, ये क्या कर देता है? ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक धातुओं से क्रिया करके, जो क्षारक होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे क्षारक हो गया, धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातुओं से क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे बनाए क्या? CaCO3 प्लस जल बनता है H2O, ठीक है। जल बनता है, क्या बनता है? जल। प्रबल क्षारक क्या होता है? अभी तो हम लोग प्रबल क्षारक कौन सा होगा? प्रबल क्षारक हो जाएगा KOH। क्या हो जाएगा? KOH प्रबल क्षारक हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करेंगे, आपको पता हो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल क्या होता है। जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? धावन सोडा है, एलम है, या बेकिंग सोडा है, या ब्लीचिंग पाउडर है? आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को आंसर पता हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्षार और अम्ल किसे कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच। क्या है? पीएच। पीएच को परिभाषित कीजिए और इसके विषय में लिखिए। तो हम समझते हैं पीएच क्या होता है। किसी विलयन का पीएच मान
10 की घात ऋणात्मक धातु की वह संख्या है जो विलयन के हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण को किसमें दर्शाता है? मोल प्रति लीटर में व्यक्त करता है। किसमें व्यक्त करता है? मोल प्रति लीटर में। इसका होता है सूत्र pH बराबर -log 10 H+, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं H+ बराबर 10 की पावर माइनस pH, जो कि 10 की पावर में माइनस जितना की घात रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा? pH वैल्यू हो जाएगी। वही उसका क्या हो जाएगी? pH वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अर्थात मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चींटियों जब चींटी काटती है तो वह कौन सा एसिड छोड़ती है? चींटी जब काटती हो तो कौन सा एसिड छोड़ती है? आपको पता हो तो आप कमेंट करेंगे कौन सा एसिड छोड़ती है। ठीक है, कौन सा एसिड छोड़ती है? मेथेनोइक अम्ल, जिसे बोलते हैं COOH, इसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोगों से, 10⁻⁻6 मोल HCl विलयन का pH मान होगा। कोई है 10⁻⁻6 मोल HCl में विलयन का pH मान कितना होगा? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, pH मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे कि विलयन का pH मान कितना होता है। ठीक है, तो pH का हम दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। मनुष्य के रक्त, आंसू तथा लार का pH मान लगभग 7 से 7.8 तक होता है। यानी कि क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? आप लोग कमेंट करेंगे कैसा होता है। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। यदि pH का मान 7 से कम होता है या 7.8 से अधिक होता है तो जीवित प्राणियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। अगर 7 से कम हो जाए या 7.8 से अधिक हो जाए तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कैसा है? ठीक है, अच्छा, हमारे पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग को पता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होगा हर एक तो पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीएच के बारे में लगभग इतना ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या होता है जब समीकरण लिखिए? क्या होता है जब समीकरण लिखना है कि क्या होता है जब समीकरण। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15, 18, 20, 23 लगभग बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम जो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले इसका सूत्र लिखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3। गर्म करते हैं, चलो भाई हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या बनेगा? बस आपको बताना है बनेगा का सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? इसे बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा का सूत्र है। प्लस क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस H2O भी बनता है, जल भी बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? कर देंगे 2। यहाँ 2 भरा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? जब सोडियम कार्बोनेट, अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इससे अब क्रिया करता है तन हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लिखना है, रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बनेगा, जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। ठीक है, समीकरण को बैलेंस करते हैं। अभिकारक में सोडियम 2 है और उत्पाद में सोडियम कितना है? 1 है। यहाँ 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 2 NaCl। Cl भी यहाँ 2 हो गया तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देंगे। H2 है, CO2 है, CO2 है। ठीक है, समीकरण बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है? समीकरण बैलेंस हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्रिया है कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे कैसे प्राप्त करेंगे? धावन सोडा से बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कैसे प्राप्त करेंगे धावन सोडा से बेकिंग सोडा? आप लोग कैसे प्राप्त
करेंगे। तो चलिए देखते हैं। धावन सोडा का सूत्र आपको लिखना है। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा Na2CO3। सूत्र क्या होता है? Na2CO3 को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा। क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaSCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लिख देंगे, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। अच्छा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के जानते हैं? बेकिंग सोडा के आप 2 उपयोग लिखिए, यानी कि इसे बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसके 2 उपयोग कौन कौन से आपको पता है? इसके 2 उपयोग हैं। यह अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब आग बुझाने के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है? प्रयोग होता है। यह एंटासिड दवा के घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में? एंटासिड दवा के घटक के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपको पता है, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं, आपको शायद पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने सुना है? एक क्वेश्चन और है, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस यानी कि जब बुझा हुआ चूना CaOH टेकन ट्वाइस, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या हो जाती है? क्लोरीन गैस। जब बुझा चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम CaOCl2। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, CaOCl2 क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। प्लस और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है, निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए। ब्लीचिंग पाउडर, क्या ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग बताइए। ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग बताइए। ब्लीचिंग पाउडर के 2 उपयोग क्या होता है? क्या होता है? पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? पानी को जो अशुद्ध रहते हैं उसे शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, बनाने की विधि आपको समझ में आया होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम उदाहरण सहित ये उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaOCl2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए। बताना है, क्या बताना है पता है? आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। मतलब कैल्शियम सल्फेट में जब आधा जल मिलाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। वो क्या बनता है? आधा जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाइड्रोजन यानी कि जल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। यहाँ हम जिप्सम का भी सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। कितना होता है? 2H2। ये जिप्सम का सूत्र होता है। चलिए हम पूछते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग आप लोग बताइए, आपको पता हो। उपयोग कौन कौन सा है? मूर्ति बनाने में। उपयोग क्या क्या है? मूर्ति बनाने में। किसको बनाने में? मूर्ति बनाने में होता है। किसके? टूटी हुई हड्डियों को मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, स्टैचू बनाने में, आदि में सब में प्रयोग होता है। ठीक है, आपने देखा है मॉल के बाहर स्टैचू खड़े रहते हैं, वो सब प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का
ठीक है। और कहाँ होता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग है, यानी प्लास्टर जिसे बोलते हैं, जोड़ने में प्रयोग होता है। क्या बोलते हैं? प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का नाम तथा सूत्र क्या है? निर्माण की विधि लिखिए। 11 पूछा, 12 पूछा, 19 में पूछा, 20 पूछा, 22 पूछा है और 6 नंबरी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं बेकिंग सोडा। तो चलिए देखते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ही बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। इसे ही बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। H का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। अब बनाने की विधि समझ लेते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट की जली विलयन से CO2 गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? बेकिंग सोडा। रिएक्शन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की जली विलयन में, मतलब H2O, क्या प्रवाहित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। तो क्या प्राप्त होता है? 2NaHCO3। इसी को बोलते हैं हम, क्या प्राप्त होगा? इसी को बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट की जली विलयन से CO2 गैस प्रवाहित की जली विलयन से CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के गुण बताइए। कोई दो गुण आपको पता हो तो आप लोग बताएंगे। गुण, गुण बताइए आप लोग। लॉन्ग आंसर पूछेगा तो गुण और सब ये सब पता होना चाहिए ना, गुण कैसे होता है। गुण होता है, यह जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। इसका गुण है आंशिक रूप से घुलनशील है। लवण जलयोजन के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे होता है? जैसे NaHCO3 को हीट करेंगे H2O के साथ, हीट करेंगे H2O के साथ, क्या बनेगा जानते हो? NaOH। क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3। जलीय विलयन का क्या है? लवण जलयोजन के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। अब क्षारीय कैसे हो? OH माइनस दे रहा है। क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब CO2 गैस बनती है। गुण बताइए। बेकिंग सोडा, अच्छा गुण, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो इसकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इसका एक गुण और देख लीजिए, ये भी गुण है। बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब CO2 गैस निकलती है। देखते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3 को हीट करते हैं, क्या निकलता है? Na2CO3 प्लस क्या निकलता है? H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम इधर 2 है तो इधर लिख देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन के साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम सूत्र लिखिए। धावन सोडा पता है आपको? धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और सूत्र होता है Na2CO3। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बनाने की विधि कैसे होगा? बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो धान सोडा यही तो है, धान सोडा यही तो है, यही बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका उपयोग, अगर उपयोग पूछ ले, यह कपड़े धोने के लिए प्रयोग होता है। क्या? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग होता है। कपड़े धोने में, कपड़े धोने में और अस्थायी कठोरता दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, यानी कि बोलते हैं निस्तापन तथा भर्जन। क्या है? निस्तापन यानी धात अधात। निस्तापन और भर्जन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निस्तापन और तथा भर्जन। भर्जन में अयस्क, भर्जन किसे कहते हैं? अंतर पूछता है।
बहुत बार पूछा गया है। देखिए 16, 18, 20, 22। भार्जन में अयस्क वायु को प्रचुर मात्रा में तीव्र गर्म किया जाता है। भार्जन क्या होता है, वायु को प्रचुर मात्रा रहे और तीव्र गर्म किया जाता है, उसे भार्जन कहते हैं। लेकिन निस्तापन में ऐसा नहीं होता है। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और गलनांक से नीचे, वायु की अनुपस्थिति में और गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं। और भार्जन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में तीव्र गर्म किया जाता है, भार्जन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि निस्तापन भार्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निस्तापन भार्जन को और विस्तार से। अच्छा, निस्तापन भार्जन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ऐसा कौन सा धातु है जो एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? आपको पता है? निस्तापन भार्जन पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कौन सी अम्ल है, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कौन कौन करता है? एक होता है Mg और एक होता है Zn। और कौन नहीं करता है अगर पूछ लिया जाए तब? कौन नहीं करता है? तो Cu यानी कि कॉपर नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बताइए, कॉपर में मिट में मुख्यतः होता है। अभी हम लोग आगे इसे कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कॉपर के क्या है, नेक्स्ट है कॉपर के दो सल्फाइड एस्क लिखिए। क्या? कॉपर के दो सल्फाइड एस्क इंपॉर्टेंट है। कॉपर के दो सल्फाइड एस्क कौन कौन से होते हैं आपको लिखना है। ठीक है, कॉपर के दो सल्फाइड एस्क लिखिए। चलिए देख लेते हैं कॉपर के दो सल्फाइड एस्क कौन कौन से हैं। एक कॉपर पायराइट है, एक क्यूपराइट, इसे कॉपर कॉपर ग्लास भी बोलते हैं। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2 और कॉपर ग्लास का सूत्र होता है Cu2S। क्या होता है? Cu2S। 13, 14, 15, 17, 19 बार बार पूछा गया है। बेसिमीकरण के दौरान होने वाला रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉपर के रासायनिक गुण लिखिए और बेसिमीकरण के द्वारा आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम कुछ समझ लेते हैं कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ लेते हैं। उसका समय नहीं है दोस्तों ज़्यादा, इसलिए हम लिखने में थोड़ा असमर्थ हैं। कॉपर पायराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। यह कॉपर तथा लोहे का मिश्रित सल्फाइड है। कॉपर पायराइट कॉपर का क्या होता है? मुख्य अयस्क होता है। यह कॉपर तथा लोहे का मिश्रित सल्फाइड है। सामान्यतः भर्जन करने पर लोहे का सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है। जब भर्जन किया जाता है तो लोहे का जो अयस्क होता है सल्फाइड अयस्क में बदल जाता है। लेकिन कॉपर पायराइट कॉपर तथा लोहे का मिश्रित अयस्क है तथा यह ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। तब तक पूरा लोहा ऑक्सीकरण के दौरान अलग नहीं हो जाता, क्योंकि कॉपर की सल्फर से आकर्षण लोहे की अपेक्षा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन से क्या हो जाती है? ऑक्सीजन से कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका रिएक्शन क्या होता है? जब कॉपर CuFeS2 को प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं Cu2S। जैसे इसकी दो अयस्क कैसे कैसे निकालते हैं ऊपर देख लेते हैं। जब क्या क्या, जब CuFeS2 को, ठीक, CuFeS2 इसे बोलते हैं कॉपर पायराइड्स को, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं, क्या बनता है? Cu2S, जिसे बोलते हैं कॉपर ग्लास प्लस FeS और FeS प्लस SO2 समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी हम 2 ही लिख देंगे। ठीक है, यही होता है। अब बेसिमीकरण क्या होता है? बेसिमर परिवर्तन में गलित मिट में कुछ बालू मिलाकर पुनः गर्म करते हैं। जो बेसिमर परिवर्तन होता है आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं निस्तापन और भर्जन क्या होता है। खनिज निस्तापन भर्जन आप लोग समझ ही चुके हैं कि निस्तापन कैसे होता है, भर्जन कैसे होता है। निस्तापन में किसी अयस्क को उसकी गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में मात्रा में गर्म करना ही निस्तापन कहलाता है। अयस्क में उपस्थित नमी निकल जाती है। जो अयस्क निस्तापन में जो उपस्थित होती है, जब हीट होती है तो क्या होती है? नमी जो होती है निकल जाती है। जैसे Al2O3 को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 प्लस 2H2O निकलता है, जल निकल जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉक्साइट। Al2O3 इंटू 2H2O, इसे बोलते हैं बॉक्साइट को जब हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं तो क्या निकलता है? Al2O3, जिसे एल्यूमिना बोलते हैं, और जल निकल जाता है। भर्जन में सेम होता है। भर्जन में हम लोग इसी का उदाहरण यूज कर सकते हैं। भर्जन में आप इसका उदाहरण यूज करते हैं, कॉपर पायराइट का भर्जन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं खनिज। खनिज और अयस्क प्रकृति में धातुएं तथा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। प्रकृति में धातुएं जिस अवस्था में पाए जाते हैं तथा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं क्या कहते हैं? उसे खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, धातु हो गया, पेट्रोल, आज सब क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएंगे। कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन के ढेर सारे प्ररूप होते हैं, तो सब क्या ला, कोयला भी एक कार्बन का प्ररूप है, खनिज है। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से तथा कम व्यय में प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है?
अयस्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अब खनिज और अयस्क आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अयस्क में पूछता है वे खनिज जिनसे किसी धातु को आसानी से तथा कम व्यय में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। जैसे हम समझते हैं कापर के दो अयस्क, एक होता है कापर पायरेट, क्या होता है? कापर पायरेट, जिसे बोलते हैं CuFeS2, और दूसरा होता है कापर ग्लास, जिसे बोलते हैं Cu2S। ठीक है, कापर के दो अयस्क होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक होता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आपको पता है? आयनिक यौगिक आपको पता है क्या होता है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं, इसी में आपको कवर करना है आयनिक यौगिक। क्या पढ़ना है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में पढ़ना है, क्या पढ़ना है देखते हैं। वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से एक बंधन बनता है। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से आयनिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से एक बंध बनता है, जिसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जिसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या रासायनिक बंध बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे हो जाएगा NaCl, Na प्लस चार्ज होता है और Cl माइनस चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं हम आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। NaCl को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। धातु क्या है? धातु वे तत्व जिनमें से ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा आघात वर्धनीय और तन्य होती है, धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु कैसे होते हैं? वे तत्व जिनमें से क्या होते हैं? ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित हो से तथा आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे अब सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम सब क्या है? धातु है। जैसे हो गया लोहा, हो गया लोहा, हो गया चांदी, हो गया सोना, हो गया, ये सब क्या है? धातु है। एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, पारा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? आप लोग कमेंट करेंगे। एल्युमिनियम है। कौन सी है? एल्युमिनियम है। ठीक है, अब हम समझते हैं अधातु। अधातु वे तत्व हैं जिनमें से ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें से ऊष्मा तथा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ना ही आघात वर्धनी होती है और ना ही तन्य होती है, अधातु कहलाती है। जैसे हम लोग समझते हैं कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। जैसे क्या होता है? कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, पी हो गया, और सिलिकॉन हो गया, बालू जिसे बोलते हैं, हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, धातु। अच्छा, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आप लोग बताएंगे। ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो उसे बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? उसे बोलते हैं ब्रोमीन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं। ब्रोमीन बोलते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक लास्ट है सक्रियता श्रेणी। क्या है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट है। धातुओं को ऊर्ध्वाधर उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को ऊर्ध्वाधर कॉलम में, ऊर्ध्वाधर उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वही क्या कहलाती है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। समझते हैं हम। ऊर्ध्वाधर रखने के लिए जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं? कॉलम में रख देते हैं। जिससे सबसे पहले क्या होगा? इसकी सक्रियता श्रेणी ज़्यादा हो, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद जिंक हो जाएगा, उसके बाद Fe हो जाएगा, उसके बाद फेरस, Fe मतलब फेरस, उसके बाद निकिल हो जाएगा, उसके बाद टिन हो जाएगा, उसके बाद पीवी लेड हो जाएगा जिसे बोलते हैं लेड। उसके बाद क्या हो? हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद Cu हो जाएगा, और उसके बाद Hg हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? Pt हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? Au। मतलब सक्रियता श्रेणी सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है? Au की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पोटेशियम के की होती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन से पूछे तो आपको यहाँ ध्यान देना है, हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी देखना है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, पूछ ले, और किसकी कम है तो आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो और वो क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्त।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे 10-15-20 मिनट का, कार्बन तथा उसके यौगिक। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बस आज इतना ही रखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्वेश्चंस कैसे हैं, कंटेंट कैसे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।